बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त तक की नेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि अफगानिस्तान में तालिबान की तेजी से बढ़ती पेशकदमी के बाद अब से कुछ देर पहले तक इत्तलात ये थी कि अफगान सदारती महल के अंदर एक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शायद अबूरी हुकूमत के मामला तस्फिया तलब हो सके। लेकिन अभी जब मैं स्टूडियो में आ रही थी लाइव, तो इससे कुछ देर पहले ये खबर मौसूल हुई है कि सदर अशरफ गनी जो हैं वो अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इनसाइड ये भी बताया जा रहा है कि ताहाल अभी तक उन्होंने अपने सदर के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया है। अफगानिस्तान के मामले पर, अफगानिस्तान के बदलती हुई हालात पर पिछले कई अरसे से आप देख रहे हैं कि हम तबातुर से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और उसके करने का मकसद ही यही है कि अफगानिस्तान के अंदर और फिर खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये बात तय की जाए कि वहां पर जो हालात हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसमें दो फरीकैन हैं। एक तो ज़ाहिर अशरफ गनी की गवर्नमेंट, जो कि अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अशरफ गनी साहब की ढिठाई कही जाए या क्या कहा जाए, भारत वो मुस्ताफी नहीं हुए हैं, लेकिन तालिबान पूरा जोर लगा रहे हैं। आज सुहेल शाहीन साहब ने मुख्तलिफ जराइद से, मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हम बज़ोर बाजू जो है वहां पर हुक्मरानी का या तसल्लुत कायम नहीं करेंगे। इस सब तनाजुर में अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया मुल्तान के अंदर, और वहां पर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल पॉलिसी इख्तियार करना चाहता है अफगानिस्तान के मसले पर, क्योंकि हमने माजी में बड़ी ही हजीमत भी उठाई है, बहुत ज्यादा परेशानियां भी देखी हैं, और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन का एक बड़ा चंक जो है उसको भी हमने यहाँ केटर किया है, जिसको दुनिया ने अप्रिशिएट तो किया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में जब सलामती काउंसिल के इजलास की बात आती है तो वहां पाकिस्तान की आवाज बंद कर दी जाती है। सिफारती सतह पर क्या कुछ हो रहा है इस पर जरूर बात हो। साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सिफारती सतह पर किस तरह की पेशकदमी है, शायद ये देखना जरूरी है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या फोर्सी कर रहे हैं, जो उनके तर्जुमानों की जानिब से हम तक इत्तलात आ रही हैं, उसको डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। और जाहिर है कि अगर सूरत हाल खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ती है या हाथ से निकलती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि आखिरी इत्तलात आने तक, मैं बार बार इसलिए रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों को हम मॉनिटर कर रहे हैं मुसलसल, आखिरी इत्तलात आने तक वहाँ पर जो काबुल के एरियाज़ के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अवाम है वहाँ पर, वो खौफजदा भी है एक जानिब, और कुछ लोगों ने वहाँ पर वेलकम किया। वो शॉट्स भी लगाए अफगानिस्तान के जहाँ पर लोगों ने तालिबान को वेलकम भी किया। आई डोंट नो उसकी इम्पार्शल कितना इम्पैक्ट है या पार्शल कितना है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह दिफाई तज्ज़ियाकार है, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे वाइस स्काइप ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच। और मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। तो आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। लेटर ऑन मुझे रुस्तम शाह मोहम्मद और सेनेटर शहरी रहमान साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। लेकिन मैं जरा बात का आगाज करना चाहती हूँ मुनीर अकरम साहब आपसे। पिछले दिनों भी हमारी आपसे जब बात हुई थी तो हम इस बात का, इस चीज़ का अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि अफगानिस्तान में सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दोनों फरीकैन यानी अशरफ गनी की गवर्नमेंट और फिर तालिबान, उनको बैठकर तस्फिये के साथ मामलात को हल करना होगा। आज सदारती महल के अंदर वो बैठे जरूर थे, लेकिन आखिरी इत्तला ये आई कि अशरफ गनी साहब अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। अब मामलात किस तरह जाता हुआ देख रहे हैं मुनीर अकरम साहब आप? जी देखें, पहली चीज तो हमने इंतजार करना है कि देखें कि वहाँ फैसले, ये अगर मुज़ाकरात वहाँ हो रही हैं तो ये इसका नतीजा क्या निकलता है। मेरे ख्याल में कुछ वो चाहते हैं कि कुछ पीसफुल तरीके से ट्रांजिशन हो। ट्रांजिशन तो मेरे ख्याल में लाजमी है, पर ये ट्रांजिशन पीसफुल होनी चाहिए। ये हमारी भी मौक़िफ़ ये है कि पीसफुल होनी चाहिए, पर देखते हैं कि वहाँ से नतीजा क्या निकलता है। अगर पीसफुल ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं तो बेहतर होगा सबके लिए। मुनीर अकरम साहब, अब ठीक है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और हम शायद इसी एजेंडे पे बात भी करना चाहते हैं कि एक पीसफुल ट्रांजिशन होना चाहिए। लेकिन फिर हम सवाल ये करने की क्या इस वक्त हक बजानिब है कि सदर बाइडन का भी हमने कल की रात में वो सारा मामला देखा कि उन्होंने अपने फौजियों और अपने लोगों को निकालने के लिए वहाँ मजीद तैनातियों की बात भी की है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगले सदर तक ये सारा बर्डन जो है उस तक नहीं पहुँचाना चाहता। इस वक्त आपके ध्यान में, क्योंकि आप हमें मालूम है ज़रा एक पल्स रखते हैं वहाँ पर, चीज़ों के ऊपर हाथ है आपका,
मुझे बताइएगा कि क्या पेंटागन की जानिब से क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो सकती है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है और वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये इनखला जल्दबाजी में तो नहीं है, लेकिन 20 साल लगाने के बावजूद हाथ कुछ नहीं लगा उनके। देखें, जहाँ तक कि अमेरिका का इस वक्त प्रायोरिटी है, वो तो अपने जो लोग हैं वहाँ से उनको हिफाजत से निकालना, ये उनकी प्रायोरिटी नजर आती है, तो इस पे वो तवज्जो दे रहे हैं। पर जो हालात हैं अफगानिस्तान में, काबुल में, वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो अब हमारी तवज्जो तो ये होनी चाहिए कि वो वहाँ किस तरह से ट्रांजिशन होती है, पीसफुल ट्रांजिशन होती है। जहाँ अमेरिका का प्रायोरिटी तो है अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए और उनको हिफाजत से निकालने के लिए, तो ये समझ आती है बात, तो वो कर रहे हैं उसको। पर वो एक तरफ है, पर हमने तवज्जो देनी है कि जी अब काबुल में होता क्या है, ट्रांजिशन कैसी होती है, और उस फिर पोस्ट ट्रांजिशन फिर क्या हालात होती हैं, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए। अच्छा मुनीर अकरम साहब, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना चाहती हूँ, लेकिन जरा मुझे इस नुक्ते पे जवाब दीजिएगा कि बॉर्डर को हमने अपने सिक्योर किया है। पिछली ज़ाहिर आप सबको मालूम है, मुझसे ज़्यादा बेहतर इल्म रखते हैं, 9/11 के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, पाकिस्तान ने कितना मलबा उठाया, ये भी सारी दुनिया जानती है। फिर तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल तक लाने में भी हमने इनिशिएट किया, लेकिन अब हम अपने बॉर्डर को महफूज भी करना चाहते हैं। इसी असना में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ेगी तो वहां से महाजरीन हिजरत करेंगे। इस सूरत में पाकिस्तान का किरदार फिर दुनिया देखना चाहती है, लेकिन हम कितनी दफा अपने आप को कितनी दफा साबित करना पड़ेगा मुनीर अकरम साहब, और इसमें कितनी स्पेस है हमारे पास? ये हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि वहां से एक और रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, और अगर अमन से ट्रांजिशन होती है तो शायद रेफ्यूजी क्राइसिस थम जाए। तो हमारी कोशिश तो पहले ये होनी चाहिए कि पीसफुल ट्रांजिशन हो, फिर और लोग वहाँ से भागे नहीं, और वहाँ एक पीस आ जाए। और तालिबान ने जो एश्योरेंसेस दिए हैं उससे नजर आता है कि उनकी भी कोशिश ये है कि वहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, आउटफ्लो ना हो ज्यादा लोगों का। तो हमारी पहली प्रायोरिटी तो वो है। जहाँ तक के हमारे बॉर्डर है उसको हमने हिफाजत 97% हमने फेंसिंग कर ली है। क्रॉसिंग सिर्फ लीगल क्रॉसिंग के तहत होती है, और वहाँ हमने कंट्रोल और मॉनिटर करना है और देखना है कि कोई अनकंट्रोल फ्लोज ना हो हमारी तरफ। ठीक है मुनीर अकरम साहब, दोबारा आपसे डिबेट आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महमूद शाह साहब, पिछले दिनों भी हमने आपसे ज़ाहिर बड़ी इस बारे में सलाह भी ली, तज्ज़िया भी लिया, खुद भी समझा और अपने नाज़रीन तक पहुंचाया भी। अब सूरत हाल वहां आ गई है जिसका हम पिछले कई दिनों से तस्करा और तबसरा कर भी रहे थे, सुन भी रहे थे। यानी अशरफ गनी साहब जो हैं वो अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं आखिरी इत्तलात आने तक। तालिबान काबुल के अंदर बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बैठकर मुज़ाकरात करने से मुराद ये है कि काबुल भी उनके कंट्रोल में है। अब नाम आ रहा है अली जलाली के हवाले से कि वो उबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। ये सेटअप अब आप किस तरफ बनता हुआ देख रहे हैं महमूद शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही पढ़ रही हैं इस सिचुएशन को। अभी काबुल के अंदर जो है उनके तालिबान के जो आदमी पहुंचे हैं वो अली जलाली साहब है जो नामजद सदर है। पहले से तालिबान की तरफ से ये इंडिकेशन थी कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा तौर पे बेस्ड होगी कंधार में, ठीक है, और यहाँ पर काबुल में उनका एक नुमाइंदा होगा। और पहले लोग समझ रहे थे कि वो शायद स्तानिक रई साहब हो या गनी बरादर साहब हो, लेकिन अभी नया ये नाम है अली जलाली साहब जो गजनी के रहने वाले हैं कि वो यहाँ पर है। अभी यहाँ पर अभी तक बातचीत चल रही है और मैंने यहाँ तक सुना है कि अशरफ गनी से पहले प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स भी हैं, अच्छा, जो अभी तक काबुल वीडियो पे नहीं आई हैं, जिसमें उनको वो कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर वो बगैर इस्तीफा के इस तरह चले जाते हैं
तो मेरे ख्याल में उसकी कोई इम्प्लीकेशन होगी और वो समझता होगा, और इसके पीछे अमेरिका ज़रूर है कि वो कोई मुश्किलात या लास्ट मिनट तक, बट तालिबान जो कि एक डोमिनेंट फोर्स है अभी, कहने में कोई हर्ज नहीं है, काबुल में वो लड़ाई नहीं चाहते। वो काबुल पहुंच चुके हैं, वो काबुल के सुबर्ब में मौजूद है, बड़ी स्ट्रेंथ में मौजूद है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहते। और वो मुज़ाकरात के ऊपर वहाँ से जब अभी तक यानी अशरफ गनी साहब अगर जाते हैं तो उनके साथ जो शराकत में शरीक थे अब्दुल्ला साहब, वो मौजूद है नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि हमें अगले घंटे 2 घंटे तक जो है सूरत हाल क्लियर होगी, कि इंतज़ार करना होगा कि ये क्या सूरत हाल बनती है उसके। इसी तरीके से दरअसल काबुल गवर्नमेंट के अंदर 2-3 हार्ड लाइनर्स हैं, एक अमरुल्लाह साले है और एक मोहिब है, 2-3 और भी शायद होंगे जो कहते हैं कि मुकाबला करो। अभी मुकाबला किससे करो वो जंग करने को भी तैयार नहीं है, बल्कि तालिबान मेरे ख्याल में इतनी अच्छी सोच के साथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके गवर्नमेंट के जितने भी अपॉइंटी है वो अपनी जगहों पर रह सकते हैं, ताकि पब्लिक ऑफिस आवाम को ओपन हो। मैं शाह साहब वापस उनके कुछ कैबिनेट मेंबर्स भी जो है। शाह साहब एक ब्रेक ले लेती हूँ, मैं वापस आती हूँ शाह साहब आपकी तरफ, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मसालिहत की बात कर रहे हैं तालिबान, और वो ये कह रहे हैं जो इतलात आई हैं, जो ज़ाहिर सारे अखबारात में हो रही है, मैंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त ये डिबेट कर रही है इस वक्त कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल बुनियादों पर जो वादे वईद किए जा रहे हैं, जिसमें आज तो उन्होंने ये भी कहा कि हम ना सिर्फ ये कि आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, बल्कि जो लोग बैंक्स में काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ ऑफिस बैरियर्स हैं वो तमाम तर लोग अपने काम भी सर अंजाम देते रहे। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक जानिब अमेरिका के हिमायती अशरफ गनी अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं, उधर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तालिबान का। अगला सेटअप यानी फ्यूचरिस्टिकली अप्रोच क्या दिख रही है अफगानिस्तान की? शाह साहब कह रहे हैं 2 घंटे इंतजार करें, 2 घंटे में शायद ये स्टोरी अनफोल्ड हो जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लानिंग शायद उसके लिए वक्त लगेगा, और वो कैसे होगी इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के अब तक के हालात और वाक़यात पर। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा कुछ गलत और कुछ सही खबरों का बाजार जो है वो गर्म है, लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि इस वक्त तक पूरी दुनिया की अहम तरीन खबर ये वही मुझे मंजरनामा लग रहा है शायद जो 9/11 के बाद का मंजरनामा था, जब इंटरवेंशन की बात हो रही थी, जब अमेरिका इस बात पर पूरी तरह पुरएतमाद था कि उसने अफगानिस्तान के अंदर जंग लॉन्च करनी ही करनी है। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब और मजीद मुनीर अकरम साहब भी मौजूद है। शाह साहब जरा मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, देखें 2001 का सिनेरियो 9/11 और उस सिनेरियो में अमेरिका पूरी तरह से क्लियर था कि उसको अफगानिस्तान के अंदर अपनी इंटरवेंशन देनी है, और फिर उसके बाद जाहिर है आपको मालूम है कि बाकी अपने इत्तेहादियों को भी उसने अपने साथ मिलाया। लेकिन आज जब यहां से अशरफ गनी उल्टे पैर भाग रहे हैं तो वहां पर कोई एक जिसे कहते हैं, आपने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं, लेकिन अमेरिका की भी इस तरह से छोड़कर खित्ते से हाथ पीछे कर लेना, मैं मोहित यूसुफ साहब के बयानात भी पिछले दिनों पढ़ रही थी। आप समझते हैं कि ताहाल अमेरिका को जिम्मेदारी कबूल करनी होगी, गो के हमने देख रहे हैं कि 20 सालों के दौरान किसी भी तरह का कोई फायदा अमेरिका बराह रास्त नहीं पहुंचा सका अफगान अवाम को। शाह साहब बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अमेरिकन जो इस वक्त प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, ये पूरी तरह अफगानिस्तान को समझते हैं। ये कई बार अफगानिस्तान आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन में हिस्सा ले चुके हैं। ये ओबामा साहब की टीम के बड़े एक्टिव मेंबर थे, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा जो है ये काफ़ी एक्टिव थे, तो मेरे ख्याल में पूरे सिचुएशन को समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, जिसको हेस्टी विड्रॉल कहते हैं, और उसकी जिम्मेवारी उनके सर होगी,
اور میرے خیال میں سبسیکوئنٹلی جو ہے یہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے رائٹ ٹل دی لاسٹ مومنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر اشرف غنی صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ جو ہے ان کو ہانٹ کرے گا، پورا ان کا جو وہ ہے میرے خیال میں سمجھنے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن میرے خیال میں ان کی جو غرور ہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جو لوگ ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان اس سچویشن کو سمجھتا ہے، کلوز لنک ہے پاکستان کا، انہوں نے ابھی تک پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ بات بھی نہیں کی، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کو شاید بہت غرور ہے، حالانکہ ان کی جو ہینڈلنگ ہے وہ بہت کمزور ہے ادھر آن گراؤنڈ۔ یہ کافی بہتر کیا جا سکتا تھا۔ جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ فیصلہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، یہ اور چیز ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آن گراؤنڈ، اور آپ کے پاس وہ طاقت اور ریسورسز ہیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، دونوں سائڈوں کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا، اور ابھی بھی اگر ان کا اس طرح جانا، صبح 10-11 بجے کے قریب ایک شنوک ہیلی کاپٹر آیا صدارتی محل میں، اور اس سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اشرف غنی اس میں جائے یا سامان اس کا رکھا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ساری بات تھی کہ وہاں پر عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے شاید عبدالغنی برادر بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور یہ جو قوت ہے جو کہ اپنی لڑائی کے لیے جس کے پیچھے آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، وہ امن کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور جو دوسری سائڈ ہے جو کہ حکومت ہے وہ پرامن نہیں رہنا چاہتی۔ تو میرے خیال میں اس کی ذمہ داری امریکہ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، اور یہی چیزیں ان کو ہارٹ کرتے گی۔ بیسک ڈیسیجن کچھ بھی ہو اور اس کے اوپر بحث کیا جا سکتا ہے کہ وڈرال ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، فیزڈ ہونا چاہیے تھا، اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہونا چاہیے تھا، سارا کنٹرول افیئر ہوتا، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ایک دن میں، اور یہ جو ان کی صلاحیت افغانستان میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب ان کو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وڈرال اگر آپ کا فیصلہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن وڈرال ود ریسپانسبلٹی۔ ہاں، یہ جو ٹرمینالوجی شاہ صاحب آپ یوز کر رہے ہیں نا کہ ایک ہینڈلنگ اور رسپانسبلٹی، یہ شاید کہنے میں بہت آسان الفاظ ہیں لیکن یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر جہاں آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ بائیڈن وہ شخصیت ہے، جب سینیٹر تھے یہ، تو انہوں نے بڑے دورے کیے افغانستان کے اندر، اینڈ یو آر ویری مچ رائٹ کہ انہوں نے براک اوباما کے ساتھ اس کی اسٹریٹجی، پلاننگز اور ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ذرا میں منیر اکرم صاحب کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ منیر صاحب، ابھی ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ہینڈلنگ کی، پھر ظاہر رسپانسبلٹی کی، پھر سینٹر بائیڈن کے معاملے پر بھی کہ وہ بہت اچھی نبض جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں، وہ پلس جانتے ہیں افغانستان کی، انہوں نے کافی اس کو مانیٹر بھی کیا۔ لیکن میں آپ سے ذرا دوسرے تناظر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، اقوام متحدہ میں جب پاکستان آواز بلند کرنا چاہتا ہے، حقائق بتانا چاہتا ہے، تو اس کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے راستے بند کرنے کے لیے اس کا دشمن خاص بھارت موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت سفارتی محاذ پر پاکستان افغانستان کے معاملے پر کتنا انفلوئنشلی بیہیو کر رہا ہے، کتنا اس کو مختلف اور ممالک کی نظر میں پاکستان کا یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہے، اپریشیٹیبل ہے؟ یہ دیکھیں، ہم جو یہ جتنے بھی مذاکرات ہوئی ہیں یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، اس میں پاکستان نے ایک بہت سینٹرل رول ادا کیا ہے۔ یہ طالبان کی ایگریمنٹ کے بارے میں انٹرا افغانستان ٹاکس ہم نے شروع کروائی تھی، جو ان کے ساتھ جو جتنے بھی نقطوں پہ ایگریمنٹ ہوئی ہے وہ سب ہم نے فیسیلیٹیٹ کروایا تھا۔ ٹھیک، پر اب حالات بدل رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، میرے نظر میں اس وقت ہماری جو توجہ ہونی چاہیے وہ آگے جو حالات جیسے بدلیں گے ان حالات میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلی چیز تو ٹرانزیشن جو ہوگی وہ پیسفل ہو،
और उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोग हिफाजत से रहें। ये तालिबान ने भी कहा है कि वो भी पीसफुल ट्रांजिशन चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक पहला नुकता तो ये है कि ट्रांजिशन को हमने किस तरह से इसमें मदद कर सकते हैं हम पीसफुल ट्रांजिशन करवाने में, ये पहला नुकता। दूसरा, बाद में हमने देखना वेट एंड सी। मुनीर अकरम साहब ये वाला बात कह रहे हैं ना आपके, वेट एंड सी, देखें क्या होता है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक जो हमने बिहेव किया, यानी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, जिसको शाह साहब फरमा रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल बिहेव करे अमेरिका भी, अमेरिका से मुराद पेंटागन भी और फिर ज़ाहिर उनकी सारी रिजीम और वो सारे इत्तेहादी। लेकिन पाकिस्तान ने बहैसियत इत्तेहादी भी चले और वैसे भी एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने की हैसियत से बिहेव किया कि उनको तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाए। और अभी तक बाइडेन हुकूमत जो है या बाकी अक़वाम मुत्तहिदा में आपके साथ जो कुछ हुआ, उससे आप क्या समझते हैं कि कहाँ कमजोरी हमसे रह गई है सर? जी देखें, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, हम मुज़ाकरात में बिल्कुल शामिल हैं। जो प्रिंसिपल नेगोशिएशन जो दोहा में हो रही हैं, वहाँ हमारा बहुत अहम रोल है। वो एक्सटेंडेड ट्रोइका अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान है। ये 4 मुल्क हैं जिन्होंने ये सब मुज़ाकरात में अहम रोल अदा किया है और कर रहे हैं इस वक्त भी। तो मैं ये नहीं सोचा कि अगर एक मीटिंग में हिंदुस्तान हमें नहीं बुलाता, हमें मालूम था कि हमें नहीं बुलाएगा, पर हमने अपना जो मौजूद था वो तो हमने पेश कर दिया दुनिया के सामने, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवा के, हमारी डॉक्यूमेंट सबमिट करके हमारी जो पोजीशंस हैं वो तो बड़ी क्लियर हैं और हमने दुनिया के सामने इनको पेश की हैं। अब जो है इस वक्त हमारी तवज्जो होनी चाहिए दूसरी चीज़ों पर। जो चीज़ है वो पीसफुल ट्रांजिशन कैसे होगी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लोगों को जो ज़रूरत है, अफगानिस्तान को ज़रूरत है, वो कैसे पहुंचाएगा। और तीसरा जो मौजूद है कि काउंटर टेररिज्म, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां से काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से हम बंद कर सकते हैं। ये 3 चीजों पे हमें तवज्जो देनी है और आगे हमारी तवज्जो इन चीजों पे होगी। मैं ब्रेक पे बिल्कुल जाती हूँ, लेकिन बस मुझे शाह साहब से एक सवाल का जवाब लेने दें। शाह साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि जिस काउंटर टेररिज्म के बारे में इशारा किया मुनीर अकरम साहब ने, वही खित्ते के खदशात हैं और पाकिस्तान ने इसका भुगतान भुगता है इस पूरे 20 साला जंग में, जिसको अमेरिका ने थोपा अफगानिस्तान पर और फिर अपने इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया। फरमाइएगा कि इस सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि कंट्रोल जो है वो उन्हीं क़ुव्वतों के पास है जिनके खिलाफ जंग लॉन्च की गई थी, आप समझते हैं कि टेररिज्म के ये तमाम जो काउंटर टेररिज्म की चीजें हैं उनकी एप्लीकेशन भी करनी होगी और उसको रोकने की स्ट्रेटजी हमने बना रखी है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि उनके जो चांसेस थे पाकिस्तान के खिलाफ वो कम हो गए हैं। यानी वो टेररिज्म करने वाले जो कुव्वतें थी अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें ये भी NDS भी थी और रा भी उसके अंदर थी। और आप इमेजिन करें कि वहाँ पर चार्ज जो है वो US का था और पाकिस्तान उनका एलाइज ऑफ एलाइज था और उनके खिलाफ टेररिज्म हो रही थी, मुल्क कुल के हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये चांसेस कम हो गए। शाह साहब एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक ये इसी पॉइंट पर आ रहे थे। वेल, थैंक यू वेरी मच दोनों शख्सियात का, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब आपका भी और मुनीर अकरम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन अफगानिस्तान की इसी स्टोरी को जरा साबिक सफीर किस निगाह से देखती हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, उनसे हम राब्ता करते हैं और उस पर भी बात करना चाहेंगे कि अफगान मसले का हल तो अब बिल्कुल सामने है, शायद कुछ घंटों पर रह गया है मोहित, लेकिन इसके बाद का मुस्तकबिल क्या होगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा साबिक अमेरिका में जो मुतय्यन सफ़ीर रह चुकी हैं शहरी रहमान साहिबा, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं कि उनका तजुर्बा क्या कहता है कि अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को कैसे हम देख सकते हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सेनेटर साहिबा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान, अभी मैं बात कर रही थी महमूद शाह साहब से, वो भी यही फरमा रहे थे और मुनीर अकरम साहब भी ये फरमा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान का ये जो पूरा एपिसोड है इसको
उसको मजीद अभी अनफोल्ड होना बाकी है, लेकिन इन्फ्लुएंस कर रहा है तालिबान का वहां पर, क्योंकि आखिरी इत्तलात यही है कि शायद अशरफ गनी जो हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ बैठे हैं। इस सूरत हाल को किस तनाजुर में देख रही हैं आप शरी साहबा? देखिए, शुक्रिया। बहुत पाकिस्तान को मोहतात रह के चलना होगा, क्योंकि ये सूरत हाल किसी के भी काबू में हो ना हो, और पाकिस्तान को जिम्मेदार ना सिर्फ ठहराया जा सकता है और जाएगा, गालिबन ऑलरेडी हो रहा है, मलबा तो डाला जा रहा है हर तरफ से, मगर हर चीज़ की जिम्मेदारी थोप दी जाएगी। फिर ये भी हो सकता है कि अगर सूरत हाल बदतर होती गई या कोई ऊंच नीच हुई तो वो भी पाकिस्तान के हाथ चढ़ाने की कोशिश होगी। तो बहुत एहतियात के साथ काम लेना होगा, और बेहतरी इसी में होगी। असल पॉलिसी तो तब मुरतब होती है जब आपके साथ एक मौसर पार्लिमान और मुल्क की सियासी क़यादत हम आहंगी के साथ आपकी शराकतदारी, पूरी सबकी शराकतदारी से आपके साथ होती है। इस वक्त तो ना पार्लिमान को एतमाद में लिया गया है, ना मुल्क की सियासी क़यादत को। एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग बहुत पहले हुई थी, उसके बाद तो हालात ज़मीन पे हर घंटा बदल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं, हर घंटा बदल रहा है, और यही हम भी यहाँ बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सिंटर साहबा, आप अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, आपको मालूम है कि पेंटागन किस तरह से सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग हो सकती है, फिर किस तरह वो इस वक्त तक की सिचुएशन को फोर्सी कर रहा होगा। मैं अभी बात कर रही थी जब, तो हमने 9/11 2001 की भी बात की, और फिर हम 2021 में आज बैठे हैं जब वहाँ से अमेरिका निकल रहा है। आपके लिए या आपकी तज्ज़िये के मुताबिक कितना मुश्किल लम्हा है, क्योंकि सेनेटर बाइडेन जब थे तो उस वक्त भी अफगानिस्तान की सिचुएशन को वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अब वो अमेरिका के सदर हैं। क्या थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है पेंटागन और बाइडेन के दरमियान? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो मुश्किल लम्हात ज़रूर हैं, क्योंकि उन्होंने अभी महीना पहले ही कहा था कि कोई मसला नहीं होना चाहिए और तालिबान नहीं टेक ओवर करेंगे। हम जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मौसर तरीके से और ठोस मदद इमदाद के साथ वहाँ कायम और दायम और इस्टेब्लिश एक मिलिट्री अस्करी क़ुव्वत छोड़ के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो वो सब आपने देखा किस तरह हुआ, कैसे हुआ, और क्या भगदड़ मची। बगराम में तो लाइटें बंद कर दी, और आज इत्तला आई कि वहाँ का जो प्रिजन है वो भी पूरा खोल दिया गया है। मुल्क के सारे जेल की इत्तलात है खुलने की। तो अगर ये केओस फैला के जाना था तो ज़ाहिर है गैर जिम्मेदाराना इनखला का तो तोहमत, तो इसकी तो तोहमत लगेगी, और चाहे उनके मुल्क में भी लग रही है। अखबारों में, जरीदों में जो तज्ज़िये आ रहे हैं वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, और साइगोन और वियतनाम से मुनासबत उनका जो वहाँ डिपार्चर हुआ था उससे मुनासबत की जा रही है, जो ये बहुत सख्त अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके अपने सियासी कॉस्ट भी होंगे। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम 5 साल और भी रह जाते तो यही होना था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन शरी साहब, मामला ये है कि इंट्रा अफगान डायलॉग, आपको लगता है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन क्या वो फेलियर हुआ? क्योंकि उस फेलियर के साथ हमने तालिबान को हर दफा मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की बात हुई, फिर मुज़ाकरात हुए, फिर दोहा मुज़ाकरात अभी हो रहे थे, वो भी सिलसिला चल रहा है। इस सब सिचुएशन के अंदर इंट्रा अफगान डायलॉग के नाकामी का जिम्मेदार आप अशरफ गनी को कितना ठहराती हैं, और फिर उस रजीम को जो कि 2001 के अंदर अफगानिस्तान में 9/11 का बदला लेने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ आकर के बैठी, कैसे देखती हैं इस मामले को? इसमें ये भी इजाफी बात कहूँगी कि जिस वक्त इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तब तक तालिबान के पास जो बैटल फील्ड है, मैदान जंग है, उसमें बरतरफी थी और आगे थे। तो ये ज़ाहिर है जो भी अमन का मुआहदा होगा, जो भी मुज़ाकरात किए उन्होंने, पहले तो उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत को इंक्लूड ही नहीं किया, फिर अशरफ गनी का अपना फेलियर कि वो
नहीं करा सके। इंट्रा अफगान डायलॉग, कितने सालों से ये बात होती रही है, कंस्ट्रक्टिव पूरा नैरेटिव बयानिया बना हुआ था, लेकिन ये करा ना सके। तो इसमें बहुत पार्टीज की फेलियर्स हैं। ज़्यादातर जिन्होंने प्रिजनर्स भी उन्होंने फ्री करके दिए, 5-5 हज़ार ग्वांटानामो बे वाले UN लिस्ट, सैंक्शंस लिस्ट के प्रिजनर्स फ्री करके दिए। तो उसके लिए तो सिर्फ कोई नहीं जिम्मेदार है सिवाय जो 20 साल से वहाँ काबिज कुव्वतें थी। दुरुस्त है। सेंटर साहब फरमाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक एपिसोड हुआ जिसको ज़ाहिर है हम सब कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अक़वाम मुत्तहिदा में अपना असर बढ़ाने के लिए, दुनिया में सिफारती सतह पर अपनी हैसियत बनवाने के लिए पाकिस्तान की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सही आपको ट्रैक पर दिखाई देती है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जो हुआ ये बड़ी एक हैरान कुन बात है और तशवीश का बायस बनती है। मैंने तो बल्कि फॉरेन अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग इजलास बुलाया है उसमें इसको एजेंडा आइटम रखा है। ये कहना कि हम वहाँ करा नहीं सके, देखिए ये बिल्कुल वहाँ के UN अमले की जिम्मेदारी होती है और उन्होंने वहाँ अगर ख़ुद नहीं कर पाते हैं बात, किसी भी इमरजेंसी की वजह से या कोई ऐसा आपके सामने बार लग जाता है, और लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान से कहा जा रहा है बार बार कि आप कुछ ना कुछ इसका बोझ उठाएं। बर्डन शेयरिंग आपने करवाई नहीं, रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारी, इसमें फिर मैं पाकिस्तान को नहीं ठहराऊंगी मौजूद खातिर, इसमें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है जिम्मेदारी और अदम ये फेलियर है बिल्कुल कि उन्होंने नहीं करवाई कॉन्फ्रेंस बॉन या जनीवा की तरह जब अफगानिस्तान का कोई एंड गेम सेटलमेंट हो रहा था। लेकिन इस वक्त भी अगर इनको किसी सूरत इनका कोई लैप्स हुआ है वहाँ न्यूयॉर्क में या जो भी इनके अमले ने किया है या सफ़ीर ने, तो आपको उसी वक्त कहना चाहिए था अपने एलाय को, आपके साथ चीन है, आप कह देते, आप किसी और से कहलवा देते हैं। UN सिस्टम में तो ये होता है जी कि अगर आप बात नहीं कर पाते तो आप किसी को वैसे भी तैयार रखते हैं कि जो आपकी बात कर सके। तो ये बहुत ही अजीब और गरीब लैप्स था। शायद इनके पास कोई क्लोज डोर्स के पीछे कोई अच्छा जवाब हो, मौसर जवाब हो, लेकिन अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आया है। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान को सबसे पहले फोकस करना चाहिए मुस्तहकम करना अपनी सिक्योरिटी, अपने मुल्क की सूरत हाल। यहाँ एक लीडरशिप का फुकदान है सियासी, जिसकी वजह से एक अदम यूनिटी का मुस्तकिल कैफियत रहती है। जो खारजा पॉलिसी में जब तकसीम आती है मुल्क में तो बहुत ही मैं समझती हूँ अफसोसनाक मैसेज भी जाता है और अमल भी होता है। और इस वक्त लोगों को तशवीश है कि इसका ब्लो बैक, इसके असरात दहशतगर्दी के हवाले से जो मनफी होंगे और हो सकते हैं और नज़र भी आने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में कोल्ड आती है, किसी को ज़ुकाम होता है तो यहाँ छींक आती है ना, तो ये एक बहुत ही पुराना कोई हमें तारीख से सीखने का नया सबक नहीं है, ये हम बहुत दफ़ा भुगत चुके हैं। तो यहाँ नेशनल एक्शन प्लान को मौसर करने की तैयारी और उसके हवाले से सूबों की शमूलियत और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेक होल्डर बायन बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह जब गलतियाँ हुई हैं वो बगैर शराकतदारी के जो फैसले हुए हैं ना उनकी वजह से हुई। बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, आपने आज के लिए वक्त निकाला और जो जितने नुकात पर आपने बात की है ज़ाहिर बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की हर लम्हे बदलती सूरत हाल के बाद शायद जो बात सेंटर शहरी रहमान कहकर जा रही हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, सूबों के दरमियान पूरी शराकतदारी के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, क्योंकि इस खित्ते में, इस पूरे खित्ते की जब मैं बात करती हूँ तो ज़ाहिर इसमें हमारे पड़ोस में भी वो पड़ोसी भी हैं जो कि यहाँ अमन नहीं चाहते और वो किसी भी तरह किसी को भी आलाए कार बनाकर पाकिस्तान में अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी करवा सकते हैं। तो इन सारी अलार्मिंग पोजीशंस को समझते हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल पे क्या कुछ रद्दोबदल होगा, पाकिस्तान अपनी बका सलामती के लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान करेगा, ये शायद आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।